हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सल्तनत के गणित चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एग्रोनॉमी का पार्ट 4। इसमें भी कुछ सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम लोग, जो बहुत काम आएगा वेरियस एग्जाम में। एग्रोनॉमी का सेमिस्टर एग्जाम जो होता है एग्रीकल्चर का, उसमें भी ये काम आने वाला है। एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आएगा ये। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, उसके बाद एक एक करके पूरा सारा का डिफाइन करूंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। मतलब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया where annual rainfall is less than 750 mm मिलीमीटर। देखो, कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का वैसा एरिया जहाँ पे है ना 750 mm से कम बारिश होती है, वहां पे कल्टीवेशन करते हैं ना क्रॉप का, तो ये ड्राई फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग मेनली जो होता है ना, कहाँ किया जाता है? रीजन में, एराइड रीजन में मेनली प्रैक्टिस इन एराइड रीजन। ठीक है, एराइड रीजन में किया जाता है ड्राई फार्मिंग। क्यों एराइड रीजन में? क्योंकि मॉइस्चर को है ना वो कंजर्व करता है। ये प्रैक्टिस जो होता है ना वो मॉइस्चर को है ना कंजर्व करके रखता है। ये होता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग अलग होता है और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अलग होता है। ठीक है, और ड्राई लैंड फार्मिंग अलग होता है और रेन फेड फार्मिंग अलग होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए 2 नंबर में ड्राई फार्मिंग। पहले तो हम लोग ड्राई लैंड कर रहे थे ना, अब हम लोग ड्राई फार्मिंग पहले हम लोग किए हैं, अब हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग, इसमें क्या होता है? देखिए, कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप को ऐसा एरिया में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होता है ना वो मोर देन 750 mm होता है, बट लेस देन 1150 mm इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अगर मेरी राइटिंग आप लोग को समझ नहीं आता है तो हम जो बोलते हैं ना उससे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल rainfall is more than 750 mm but less than 1150। देखिए, कल्टीवेशन जो होता है ना 150 mm इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। देखिए, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग में दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग में जो होता है ना, ड्राई फार्मिंग में हम लोग लेस देन लेते हैं 750 ppm एनुअल रेनफॉल। ठीक है, पर इसमें होता है ड्राई लैंड फार्मिंग में होता है मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm एनुअल रेनफॉल। ठीक है, वैसा एरिया में हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं जिसमें एनुअल रेनफॉल जो है ना 750 mm होता है, बट लेस देन होता है 1150 ppm। इसको बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रेनफेड। ड्राई लैंड फार्मिंग जो होता है ना वो सेमी एराइड रीजन में होता है। ये कहाँ होता है? सेमी एराइड रीजन। ठीक है, सेम वो जो ड्राई फार्मिंग होता था अराइड रीजन में होता था, पर ये सेमी एराइड रीजन में होता है। ठीक है, इतना याद रखना आप लोग को, सेमी एराइड रीजन। अब हम लोग ये करते हैं रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है ना कि रेनफेड फार्मिंग में टोटली जो होता है ना रेन पे डिपेंडेंट हो जाता है क्रॉप जो ग्रो करते हैं हम लोग। ये देखिए C नंबर, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग, cultivation of crop in region
यहाँ लिख देते हैं, रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm होता है, ठीक है, इज कॉल्ड रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में रेनफेड का मतलब होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन मतलब बारिश। जैसे कि वर्षा का जो पानी होता है ना, एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 1150 mm से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसमें हम लोग रेनफेड करते हैं। रेनफेड मतलब जैसे कि राइस का जो करते हैं ना हम लोग, खरीफ क्रॉप में राइस का जो कल्टीवेशन करते हैं, ग्रो करते हैं, तो टोटली रेन में डिपेंडेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। टोटली डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं रेन वाटर से। अब हम फ्रेंड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहले हम लोग लिखवा देते हैं डिफिनेशन, उसके बाद हम समझाएंगे क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग, देखिए एग्रीकल्चर शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक ऑफ यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट जो है हम लोग लो दे रहे हैं एंड लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं हम लोग इसमें, फर्टिलिटी यहाँ पे है, ठीक है, फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी, इकोलॉजिकल को बैलेंस करके करते हैं हम लोग, ठीक है, बैलेंस लेकर चलते हैं मनी। ये सब जो देख लीजिए क्या होता है, हम बता रहे पहले, इसके बाद हम ये करते हैं और आगे इसका लिखवाएंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है ना इज वन विच मेक ऑफ यूज ऑफ लो कॉस्ट इनपुट, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड मेंटेन सोइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी। हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग मतलब नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं ना कि हम लोग लो कॉस्ट लो इनपुट हम लोग यूज करते हैं, लो इनपुट यूज करके हम लोग हाई यील्ड हाई प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है ना उसको हम लोग कम यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को भी लो यूज कर रहे हैं और हम लोग हाई यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट को भी हम लोग हार्म नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना करके आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखेंगे सब चीज़। इसमें सोइल का फर्टिलिटी जो है ना वो मेंटेन रहेगा, सोइल की फर्टिलिटी कभी मतलब भूमि बंजर नहीं होगा, सोइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर देते हैं ना उससे हम लोग का जो सोइल होता है ना पूरा खराब हो जाता है, ठीक है, सोइल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग लो कॉस्ट रहेगा, लो कॉस्ट ऑफ इनपुट देंगे और केमिकल भी लो रहेगा, लो केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं वो बहुत कम रहेगा और सोइल का इससे सोइल मेंटेन रहेगा, सोइल का हेल्थ फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा और हाई प्रोडक्शन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं और पर्मा कल्चर भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोग बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं और नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहले किया जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैंड रोटेशन भी बोलते हैं, झूमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड रोटेशन एंड झूम कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता था ना उसमें पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, जनरली राइस।
प्रोडक्टिविटी ऑफ सोयल का जो होता है वो लॉस का जाता था, लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप। जनरली लोग राइस ग्रो करते थे ऑन दी सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर। Hence, the crop shifted or burnt. Shifted to other burnt land। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैंड रोटेशन या फिर झूमिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बोल रहे हैं। देख लीजिए, लैंड रोटेशन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ सोइल जो होता है ना वो लॉस कर जाता था। ठीक है, ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप। सेम क्रॉप पहले जमाने में जो लोग रहते थे ना वो एक ही मतलब लैंड लोग को मिल गया तो एक ही क्रॉप उगाते थे। उन लोग के पास कुछ टेक्निक नहीं रहता था, कुछ भी लोग को पता नहीं रहता था ना, तो एक ही भूमि में एक ही जमीन पे बार बार वही सेम क्रॉप उगाते थे। उसके वजह से है ना भूमि जो है ना बंजर पड़ जाती थी, प्रोडक्टिविटी जो है ना लॉस हो जाती थी सॉइल का। कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप आफ्टर ईयर एंड ईयर, साल दो साल मतलब हर साल वही सेम ही क्रॉप उगाते थे, जैसे कि राइस उगा रहे। ठीक है, सेम लैंड में, तो उससे ना भूमि बंजर बन जाती थी। तो वो लोग है ना वो उस लैंड को छोड़ करके दूसरे लैंड में शिफ्ट कर जाते थे, और वो वाला जो जगह रहता था उसको कभी कभी ऐसे ही खाली छोड़ देते थे, कभी कभी जला भी देते थे। उसका जितना भी जैसे क्रॉप उगा लिया फिर उसके बाद जो बचा हुआ रह गया उसमें स्ट्रॉ जो उसको जला देते थे। ठीक है, उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ऐसा करते थे, उन लोगों के पास कुछ टेक्निक नहीं रहता था, उन लोगों के पास कुछ आइडिया नहीं रहता था कि कैसे करे, क्या करे, क्रॉप रोटेशन करे, ये सबको कुछ आइडिया नहीं था उन लोगों को। तो पहले जमाने में बस जितना उगाए साल भर सेम टाइप का क्रॉप उगाए, उसकी वजह से भूमि जो है बंजर हो जाती थी और उसको छोड़ करके फिर वो दूसरे लैंड में शिफ्ट कर जाते थे। इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हम लोग आ जाते हैं प्रीसीजन फार्मिंग में। प्रीसीजन फार्मिंग क्या होता है आप लोग देख लीजिए। प्रीसीजन फार्मिंग को बोलते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। प्रीसीजन फार्मिंग का एक लंबा टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम यहाँ पे छोटा सा सिंपल टर्मिनोलॉजी टाइप का कुछ डिफिनेशन बता दे रही हूँ। इसका पूरा बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसको मैं बाद में करवाऊंगी प्रीसीजन फार्मिंग को। ठीक है, अभी देख लीजिए सिंपली कि होता क्या है। द टारगेट स्पेसिफिक साइट, देखिए प्रीसीजन फार्मिंग पहले लिखवा देती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। द टारगेट specific use input like seed, fertilizer, pesticide, etc. for crop production according to, शॉर्ट में लिख दी अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट लोकलाइज्ड बेसिस। ठीक है, जब मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती तो हम बोलते हैं ना, उससे भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए प्रीसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग क्या होता है। द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट। इनपुट में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब
फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट होती क्रॉप को ऑन दी लोकलाइज्ड बेसिस। प्रीसीजन फार्मिंग में होता है ना कि साइट स्पेसिफिक फार्मिंग होता है, जैसे कि एक लैंड है उसमें हम लोग है ना सेंसस के थ्रू सेंसर के थ्रू हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसमें पता चल जाता है कि इस टाइप का लैंड में इस टाइप का, जैसे अपलैंड है या फिर मीडियम लो लैंड है या फिर किस टाइप का लैंड है, इस टाइप का लैंड में हम लोग का इस टाइप का मतलब कितना सीड लगेगा, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, क्या पेस्टिसाइड यूज करना है, कब करना है, ये सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, एक टारगेट स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक लैंड जो रहेगा उससे पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग को है ना इनपुट कम देना पड़ेगा। पहले से पता रहे कि यहाँ पे किस टाइप का बारिश होती है, सेंसर के थ्रू वो सेंस कर लिया जाता है, कंप्यूटर में वो सारा कुछ प्रिडिक्ट करके बता देता है कि कितना फर्टिलाइजर लगेगा, ये इस टाइप का यहाँ पे लैंड है, कितना फर्टाइल लैंड है या फिर मतलब अनफर्टाइल लैंड है, या फिर कितना इसमें लगेगा सीड, कितना पेस्टिसाइड लगेगा, कि पेस्ट का आने का कितना चांसेस है, इस टाइप का। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट, मतलब क्रॉप को कितना रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है, एक कोई खास एरिया का, कोई खास लैंड के बारे में, एक स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक लैंड के बारे में वो बता देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रीसीजन फार्मिंग। प्रीसीजन फार्मिंग का बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जैसे कि VR, फिर ग्लोबल क्या यार, प्रीसीजन फार्मिंग के अंदर जैसे कि इसका जो टूल कंपोनेंट होता है, GIS होता है, GPS होता है, GIS ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, फिर वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होता है, इल्ड मॉनिटरिंग होता है, इल्ड मैप होता है, रिमोट सेंसर होता है। रिमोट सेंसर के थ्रू सेंस करता है कि ये कैसा लैंड है, कैसा सॉइल है, वो प्रिडिक्ट करता है। फिर उसमें ये भी प्रिडिक्ट करता है कि कितना इनपुट लगेगा और इसका आउटपुट कैसा आएगा, सारा कुछ प्रिडिक्ट किया जाता है सेंसर के थ्रू। ये बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, प्रिसीजन फार्मिंग पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। सेंसर से सेंस किया जाता है, फिर कंप्यूटर में आता है, फिर डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद फिर वो चेंज करके फिर वो बताता है कि यहाँ पे किस टाइप का लैंड है और यहाँ पे कैसा मतलब इनपुट चाहिए होता है। ये अब हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इरिगेशन का पूरा हम चैप्टर पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जैसा आप लोग को कुछ और टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।